start learning the physics by clearing the concept, and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 24 है आज हमारा, और आज हम जिस टॉपिक को लेके चलने वाले हैं वो हमारे पास है टॉर्क की जो एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म इनटू फोर्स, ठीक है. सो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये बेसिकली हमें किसी एक एग्जांपल को लेके चलते हुए इस एक्सप्रेशन को जो है हम लेकर आएंगे, प्रूफ सा करेंगे इसका एक, ठीक है, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, और इसको हम समझेंगे कैसे. एक्सप्लेनेशन ऑफ द इक्वेशन जो कि हमारे पास है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ थ्रू फिगर, तो फिगर के थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे, और फिगर हमारा रहने वाला है ये, ठीक है. तो फिगर एक सेपरेट पेज पे बनाने का मकसद ये था कि जो है ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाऊँ, और वहाँ पर जो है मैंने इसकी थ्योरी जो है वो मेंशन की है कि थ्योरी में मतलब जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ इस डायग्राम में मेंशन है वो सारे मैंने जो है वो वहाँ पर लिखे हुए, ठीक है. सो आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ, जो कि है अबाउट फिगर. फिगर में मैं जो जो कुछ बताऊँगी वो वहाँ पे, हालांकि ये बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है. सो पहला पॉइंट है कि टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ अ टॉर्क वी कंसिडर रेंच एज एन एग्जांपल. अगर मैंने टॉर्क की एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, या टॉर्क को मैंने टॉर्क की जो मतलब टॉर्क का क्या मतलब होता है, बेसिकली वो वाली फोर्स जो आपके पास रोटेशन को कॉज कर रही होती है, ठीक है. सो रोटेशन को कॉज करने वाली फोर्स ही टॉर्क है, ठीक है. और अब उन दोनों में किस चीज़ का रोल होता है, एक तो आपका मूवमेंट आर्म होता है, एक जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हो, ठीक है. मूवमेंट आर्म के बारे में भी सिंपली बता देती हूँ कि मूवमेंट आर्म वो होता है कि जो आपका फिक्स्ड जो जिस एक्सिस के अराउंड आपकी वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वहाँ से लेकर और जिस जगह पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वो मूवमेंट आर्म होता है, और ये डिस्टेंस ही होता है बेसिकली. सो इसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. सो मैं कह रही थी कि टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ अ टॉर्क वी कंसिडर रेंच एन एग्जांपल, क्योंकि टॉर्क का इफेक्ट हमने ऑब्जर्व करना है और उसी के थ्रू हम ये इक्वेशन देखेंगे, ठीक है. सो टॉर्क के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए मैंने रेंच को लिया एज एन एग्जांपल, ठीक है, ठीक है. इन विच वन एंड इज रोटेटिंग, जिसमें एक एंड जो होगा वो रोटेटिंग होगा. जैसे कि रेंच हम किस लिए यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा घरों में जो है वो रेंच को नट के ओपन करने के लिए लिया जाता है या उसको टाइट करने के लिए लिया जाता है, ठीक है. ये दो काम ही रेंच से हम करते हैं, ठीक है. जबकि हम वन एंड जो है वो रोटेटिंग होगा अबाउट अ नट. मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये फिगर जो आपके पास ग्रीन मार्कर से बनाया है, बेसिकली दिस इज़ योर रेंच, ठीक है. ये रेंच होता है, और मैंने यहाँ पर एक नट सा इसके अंदर ड्रॉ किया, ठीक है. ये बेसिकली नट है, ठीक है. नट को ओपन करेंगे या उसको खोलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेंच यूज़ करते हैं. सो ये मैंने यहाँ पे एक नट यूज़ किया. तो इसका जो ये वन एंड है ना, ये हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, ठीक है. ये वन एंड जो है वो इसका फिक्स ही होता है. मतलब यहाँ पर हम इसको फिक्स नहीं होता, यहाँ पर हम बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं. यहाँ क्या कर रहे होते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं. देखें यहाँ इस तरह फोर्स अप्लाई करते हैं, तभी तो नट लूज़ होता है. ये जिस मकसद के लिए भी उसको यूज़ कर रहे हैं, ओपन करने के लिए या उसको टाइट करने के लिए, तो वो यहाँ पे हो रहा है. तो ये एक फिक्स्ड एक्सिस है, ये जो नट है ये एक फिक्स्ड एक्सिस हो गया इसका, ठीक है. जिसको मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा भी होगा कि ये हमारे पास क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है. दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. सो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक हो गया जी. इसका वन एंड क्या है, फिक्स्ड एक्सिस है, जिस ये फिक्स्ड है, नेट फिक्स है, और उसके अराउंड हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. तो एक रोटेशन कॉज हो रही है. यही बेसिकली हम इसमें टॉर्क इसमें ऑब्जर्व करेंगे, इस उसको टॉर्क के इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है. अब हम आ जाते हैं क्या, वन एंड इज रोटेटिंग अबाउट अ नट. आपने देख लिया, वाइल द फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अनदर एंड एज शोन इन फिगर. वन एंड क्या था, हमारे पास फिक्स था. वन एंड हमारे पास फिक्स था, वो नट का एंड था जो फिक्स था. दूसरा एंड जिसपे हम फोर्स लगाएंगे, नट को ओपन करेंगे या उसको टाइट करेंगे. समझ आ गई बात, ठीक है. हमने ये फिगर में ऑब्जर्व कर लिया है. देन सेकंड पॉइंट इज द फोर्स द अप्लाइड फोर्स एफ ऑन अदर एंड ऑफ द रेंज इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दैट इज एफ एक्स एंड एफ वाई. अब हमने क्या करना है, जरा इस पॉइंट को देखें. ये पॉइंट 2 कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक फोर्स अप्लाई करनी है. फॉर एग्जाम्पल अब मैंने नट को ओपन करना है या लूज करना है, तो मैंने ये एक ऐसे ही मैंने जर्नली ले लिया कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, ठीक है. इस डायरेक्शन में मैंने क्या की, फोर्स अप्लाई की.
या फोर्स आप इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे या इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी। अब कह रहे जो आपने फोर्स अप्लाई की है उसको उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो। अब तो बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि एक लेक्चर की सीरीज में मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई हुई है, और अब भी बता देती हूँ कि फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व करेंगे कि इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, वहाँ तक, ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एफ कॉस थीटा है, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कॉस थीटा में से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये फोर्स एक स्पेसिफिक एंगल भी बना रही, ठीक है, मतलब इसका एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है, एक फोर्स है, तो इसका एक एंगल भी बन रहा होगा जिसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, जो इसने फुलफिल कर दिया, क्या कि हमने एक फोर्स एफ अप्लाई की अदर एंड ऑफ द रेंच में, उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, डेट इज एफ एक्स था एंड एफ वाई था। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि now drawing the line of action through which we come to know about the concept of movement arm. This line of action of force is perpendicular to the axis of rotation called movement arm or movement of force. अब करना क्या है स्टूडेंट्स, देखें हम क्या कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन कहता है कि ड्रॉ करो। लाइन ऑफ एक्शन के क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वहीं से तो हमें मूवमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वहाँ से ही तो हम किसको ऑब्जर्व करेंगे, अपने मूवमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। दिस लाइन ऑफ एक्शन, जो आप लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर किसके होगा, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन को होगा, और उसी को हम मूवमेंट आर्म बोलते हैं या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। कम टू द डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, रेंच लिया, उसका फिक्स्ड एक्सिस बताया, देन हमने फोर्स को लिया, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। अब कहते हैं कि आप लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करो, क्योंकि हमने मूवमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। तो मूवमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, जिस लाइन के अलाउंग आपकी फोर्स लग रही है, ये आपका, ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपके पास है फोर्स, ठीक है, ये फोर्स है, तो ये इसी फोर्स के अलाउंग जो है ना, ये फोर्स है, तो यहाँ से मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और अगर आप नीचे से भी जाएं तो देखिए आपकी फोर्स की यही लाइन है, ये देखिए यहाँ पर मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ये आपके पास फोर्स की लाइन है, इसको मैंने, ये फोर्स की लाइन है, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर मैं नीचे से भी जाऊँ तो ये वही लाइन है जिसके अलाउंग आपकी फोर्स लग रही, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो लाइन जिसके अलाउंग आपकी फोर्स लग रही होती है। यहाँ पर आपने एरो लगाकर गलती नहीं करना, ठीक है, वही एरो उधर ही लगेगा जिस लाइन के अलाउंग आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है, डायरेक्शन शो करेगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने लाइन ऑफ एक्शन, मैंने कहा कि इसलिए ड्रॉ करना है कि हमने मूवमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करना है। तो कैसे करूंगी मूवमेंट आर्म के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व, ये जो इसने कहा है कि मूवमेंट आर्म जो है वो आपके फिक्स्ड एक्सिस से लेकर आपकी लाइन ऑफ एक्शन तक जो है वो एक डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये हमारा फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा जो नट था, ये जो हमारा आपके पास जो ये नट है, ठीक है, ये नट जो है फिक्स्ड एक्सिस है, और इस फिक्स्ड एक्सिस से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक एक पर डिस्टेंस बन रहा है। इस डिस्टेंस को हम मूवमेंट आर्म तब कहेंगे जब ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखिए ना, लाइन ऑफ एक्शन और मोमेंट आर्म के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मीन्स ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एक मोमेंट आर्म है। जब आपका फिक्स्ड एक्सिस से आपकी लाइन ऑफ एक्शन, मतलब आपका जो लाइन ऑफ एक्शन है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एक डिस्टेंस बनाए, ठीक है, और वो डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, सो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास मोमेंट आर्म है। ठीक हो गया जी। तो हमने अपने ये लाइन भी इस चीज़ को भी कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व कर ले कि मोमेंट आर्म क्या है, कि वो वाली लाइन, वो डिस्टेंस जो कि लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो, उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म या मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डिफरेंट चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद, लाइक हमने पहले फोर्स को ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, पहले फोर्स को ड्रॉ किया, उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया, फिर लाइन ऑफ एक्शन को बता दिया वो क्या, फिर मूवमेंट आर्म को बता दिया। तो अब देखें ना, टॉर्क की दो रिक्वायरमेंट्स है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ,
ठीक है। फोर्स मैंने बना दी, फोर्स ये ड्रॉ कर दी, तो ये काम इसका ख़त्म हो गया। ठीक है, फोर्स का काम यहाँ ख़त्म हो गया। देन हमने क्या किया कि हमने मोमेंट आर्म भी बता दिया, तो मोमेंट आर्म का भी काम ख़त्म हो गया। अब वक्त आता है क्या कि इस टॉर्क के कॉन्सेप्ट को भी तो ऑब्जर्व करें ना, कि भाई यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ कैसे रहा है। तो अब हम चलेंगे अपने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। इन्हीं दो कंपोनेंट से ऑब्जर्व होगा, लेकिन क्योंकि इंट्रोड्यूस अब हो रहा है तो मैं अब आपको इसको समझाऊंगी। ठीक है, सो यहाँ मैंने बना लिया हेडिंग सी, जो कि है हमारे पास इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। ठीक है, ये चीज़ें बुक में वंस अगेन बोल रही हूँ, ये मेंशन नहीं थी, ये जितनी प्रॉपर स्टेप्स मैंने लिखवाए ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, then we observe that component of force which cause rotation and fulfill the definition of torque। वही बात जो मैंने आपको कही कि टॉर्क किसके इक्वल आता है, टॉर्क बेसिकली इक्वल होता है R क्रॉस F के। ठीक है, इसी के इक्वल आता है। तो अब हमने क्योंकि सारी चीज़ें देख ली, तो अब हमने देखना है वो वाला कंपोनेंट, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि हमारे पास टॉर्क जो कि हमारे पास क्या करे, रोटेशन कॉज करे। फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या करे, रोटेशन को कॉज करे, मतलब जो रोटेशन ला रहा है, इस रेंज के अंदर जो रोटेशन लेकर आ रहा है, और जो रोटेशन लाएगा वहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, वहाँ टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो जाती है। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि वो कंपोनेंट्स को देखना है, तो दो ही कंपोनेंट्स से ना देखें, एफ साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रोटेशन। ठीक है, सबसे पहले एफ कॉस थीटा। The component f cos theta is along the direction of r, so it does not cause rotation। सिंपल सी बात है कि जो f cos theta है वो तो डायरेक्शन ऑफ, ये तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में f cos theta, बिल्कुल f जो है वो उसी का, जो f cos theta है वो इधर है। ठीक है, f cos theta। ठीक है, और ये आपके पास जो है वो आर है। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। तो अगर मैं कॉस थीटा आर के ऊपर इस कंपोनेंट को आगे लेकर जाती हूँ, तो अगर मैं आर को आगे लेकर जाती हूँ तो ये तो रोटेशन कॉज नहीं कराता ना। मतलब अगर मैं एफ कॉस थीटा को आगे एक्सटेंड करती हूँ तो ये आगे की तरफ चला जाएगा, फिर और इस पे फोर्स लगाती हूँ ये और आगे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर तो रोटेशन कॉज हो ही नहीं रही। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये उसी की डायरेक्शन में, जहाँ फोर्स लगाओगे ये उसी की डायरेक्शन में जाएगा, ये तो रोटेशन को कॉज नहीं करेगा। रोटेशन तो इस तरह कॉज हो जाएगी, वो इधर मुड़ गया, इस तरह मुड़ गया, या नीचे की तरफ मुड़ गया, सो ये कंपोनेंट तो कॉज रोटेशन नहीं करा। अब इसी को ऑब्जर्व करते हैं डायग्राम में, ये देखें। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैं आपको बता दूँ, जो आपका वो होता है मोमेंट आर्म, ये आपका फिक्स्ड एक्सिस से, जो आपका फिक्स्ड एक्सिस होता है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट भी कहते हैं, आपका फिक्स्ड एक्सिस से वहाँ तक का डिस्टेंस होता है जहाँ अपने फोर्स जो है वो जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करें। तो फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये भी मोमेंट आर्म है, और ये आर जो है ये भी मोमेंट आर्म है। ये यहाँ इसलिए ड्रॉ किया कि ये बेसिकली यहाँ ड्रॉ करना था, बट मैंने यहाँ रेंच लिख लिया था। ठीक है, सो ये आपका फिक्स्ड एक्सिस से, ये आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह आता है और आपका ये यहाँ तक आता है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन इस तरीके से आती है आपके फिक्स्ड एक्सिस से आपके नट तक। ठीक है, जितना भी डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म है। क्योंकि ये एक एंगल बना रहा है तो इसलिए यहाँ पर हमने थीटा भी लिखा था। ठीक है, अच्छा, तो आप देखो ना, ये आपका फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा ना, ये मैंने इस तरीके से बनाया, ये आपका आर है, ये देखें ना, ये आर है, और यही डायरेक्शन कॉस थीटा की भी, अगर बेशक ये ऊपर भी बना है तो ये डायरेक्शन कॉस थीटा की भी है। कॉस थीटा, ये अब मैं आपको बता देती हूँ, ये आपके पास आर है। ठीक है, ये आपके पास आर है, ये आपके पास आर है, और ये एफ कॉस थीटा है। तो मतलब ये तो रोटेशन कॉज नहीं कर, आर को आगे जितना ज़्यादा डिस्टेंस को मैं बढ़ाऊंगी तो एफ कॉस थीटा भी आगे की तरफ जाता जाए। एफ कॉस थीटा भी आगे जा रहा है, आर भी आगे जा रहा है, दोनों आगे जा रहे हैं, रोटेशन कॉज नहीं हो कर रहा, तो इसलिए हमने कहा है सो इट डज नॉट कॉज रोटेशन। बात समझ आ गई, ये कंपोनेंट तो नहीं है। बात आ जाते हैं दूसरे कंपोनेंट की तरफ, which is f sin theta। The component f sin theta is perpendicular to the position vector r। मोमेंट आर्म मतलब जो f sin थीटा है ये परपेंडिकुलर किसके है, मोमेंट आर्म के, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, जो आपको पोजीशन बता रहे होते हैं। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब ये आपके पास मोमेंट आर्म है, और ये एक इस साइड पे एक एफ कॉस थीटा था, तो वो तो रोटेशन कॉज नहीं कर रहा, उसको हमने लिया ही नहीं। एफ साइन थीटा की बात हो, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये यहाँ भी रोटेशन, इस तरफ भी इसको यहाँ से भी मुड़ सकता है, और ये इस तरीके से भी मुड़ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ भी हो, इस तरह से भी रोटेशन हो सकती है इसकी, इस तरह से भी हो सकती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का इफेक्टिव कंपोनेंट है, जिसकी वजह से हमने रोटेशन जो है वो कॉज होती है। तो अब ये देखें, ये आपके पास आर था,
ये आपके पास आर है और यहाँ पर देखें ये एफ कॉस एफ साइन थीटा ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है तो मैंने आपको वहाँ बना के दिखाया ना, ये आपके पास आर हो गया और ये आपके पास एफ साइन थीटा हो गया। तो ये क्या किया इसने, इसमें रोटेशन यहाँ पर भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी आपके पास रोटेशन जो है वो हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो जहाँ रोटेशन आ गई वहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, टॉर्क का। तो यहाँ हमने इस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर लिया है, समझ आ गई। तो ये वो कंपोनेंट था एफ साइन थीटा जिसकी वजह से रोटेशन कॉज हो रही थी। अब हम आ जाते हैं कुछ मैथमेटिकल की तरफ, ठीक है। अब हमें पता है कि टॉर्क को हमने समझ लिया है, टॉर्क हमने इस कंपोनेंट को भी देख लिया किस वजह से जो है वो कॉज हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें पता है कि टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, कि टॉर्क हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। तो टॉर्क टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ साइन थीटा, क्योंकि ये तो एफ जो है, ये जो एफ है ना, ये बेसिकली बोथ कंपोनेंट्स को शो कर है, कंपोनेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें उस कंपोनेंट को लेना है जो कि रोटेशन कॉज कर रहा था, रोटेशन कॉज करने वाला कंपोनेंट साइन थीटा था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर, ये रोटेशन कॉज कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखना है साइन थीटा, ठीक है। एफ साइन थीटा बिकॉज दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली प्रोड्यूसेस रोटेशन, समझ आ गई। अब इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब देखिए यहाँ पर एक बात है, वेयर साइन थीटा कैन बी एसोसिएटेड विद मूवमेंट आर्म, ठीक है। जो ये साइन थीटा है इसका कैन बी एसोसिएटेड विद मूवमेंट आर्म, सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा है इसको आप आर के साथ भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखें इस सिचुएशन में, देखें आर नीचे था, यहाँ पर इस तरीके से जो मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनाया, ये आर हो गया, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर है। अगर इसको मैं उल्टा भी ड्रॉ करती हूँ, नीचे भी की तरफ भी रोटेशन करे तो ये दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आर आप जो है वो आर क्रॉस एफ साइन थीटा लिखें या टी इज इक्वल टू ये आर के साथ पहले एफ के साथ लगा था, अब आप आर के साथ लगा लें, आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एफ। तो लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया, समझ आ गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए साइन थीटा को आर के साथ लिखो या एफ के साथ लिखो, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसी जो हमारे पास इक्वेशन थी कि हमने जिसको इस तरीके से लिखा था, हमारे पास जो थी कि टॉर्क इज इक्वल टू आर, हमने ऐसे लिखा था ना, आर साइन थीटा इंटू एफ, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा था। तो ये कह रहे हैं, ये इसलिए लिखा था क्योंकि दोनों जो है कंपोनेंट्स है वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, नॉ फॉर क्योंकि अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो हमने डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डायरेक्शन को भी ऑब्जर्व करना है, सो डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्शन को ऑब्जर्व करता है, वही इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू आर साइन थीटा एफ, और साथ डायरेक्शन को रिप्लेस कर लो, ठीक है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को भी जो है वो हमने लिख लिया। अच्छा, दिस इक्वेशन 4 एंड 5 आर सेम, ये बाय मिस्टेक जो है वो रिपीट हो गई, सो इट्स ओके, इसका कोई इतना ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 दे दें। अच्छा, अब एक चीज़ है कि ये जो आर साइन थीटा है, ये आर बेसिकली एक डिस्टेंस है ना, और कौन सा डिस्टेंस है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आर साइन थीटा को डी के इक्वल क्यों लिया है, क्योंकि ये डी जो है ये मोमेंट आर्म है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा था, मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था ना, देखिए मोमेंट आर्म ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया कि आर साइन थीटा पर मोमेंट आर्म और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, साइन थीटा, तो मैंने इन दोनों की जगह लिख लिया डी, समझ आ गए। मोमेंट आर्म, आर जो है मोमेंट आर्म, और साइन थीटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ठीक है, जिसने रोटेशन कॉज की, तो ये एक डिस्टेंस ही बन गया ना सारा, तो हमने इसे डी से लिख लिया। इस इक्वेशन 5 को जो है इस इक्वेशन में आप पुट कर लें, ठीक है। तो सिंपली आपके पास आ जाएगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आर साइन थीटा की जगह डी और एफ अपनी जगह में आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पर है कि वेयर मोमेंट आर्म
वेयर मूवमेंट आर्म ऑफ द वेयर डी इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंट द, मैंने जैसे आपको कहा कि जो डी है ये आपके पास मूवमेंट आर्म है, ठीक है, ये मैंने आपको कहा ना, आर जो है मूवमेंट आर्म एंड साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो बेसिकली मूवमेंट आर्म को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये देखें यहाँ से भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मोमेंट आर्म जो है वो आपका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके किससे, लाइन ऑफ एक्शन से, इसलिए हमने इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोमेंट आर्म जो है वो, ये जो डी है ये एक मोमेंट आर्म है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसका, लाइन ऑफ एक्शन का मोमेंट आर्म के साथ, दैट इज व्हाई वी राइट इट डी, डी सिंबल, ठीक है, जो हमने यूज़ किया। अच्छा, यहाँ पर मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एफ रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैंने यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया, उसी तरह रेंच बनाया, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बताया, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये यहाँ पर इस तरीके से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका जो जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में दोनों तरफ में एरो लगाया, ऊपर भी लगा सकते हो नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर लगाओगे तो ऊपर मोमेंट आर्म आ जाएगा, नीचे लगाओगे तो नीचे आ जाएगा। तो आपका जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया उस पॉइंट से आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट तक जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज योर मोमेंट आर्म, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास था क्या, कि हमने इस चीज़ को जो है वो इसी तरीके से समझ लिया है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया, इसलिए जो हमारे पास टॉर्क के जो फैक्टर्स हैं, इंशाल्लाह मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कवर करवा दूंगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।